तो देखो क्लास 11 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का हम लोग का आज फर्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग टैक्सेशन का फर्स्ट चैप्टर किए थे, एग्रीकल्चरल इनकम किए ना, उसका वीडियो भी है यूट्यूब में। तो उसी तरह कॉस्टिंग का भी आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। इस यूनिट का नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 1, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 1। इसके अंदर में 2 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, बुक देना कोई। ये जो चैप्टर आज हम करवाने वाले हैं, ये जो है थ्योरेटिकल पोर्शन है, सम्स से पहले वाला चैप्टर है। ठीक है, एक है मटेरियल्स कंट्रोल जिसमें सम्स रहेगा, और ये है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स जो थ्योरी रहने वाला है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन है, इसके बाद से सम्स रहेगा। तो देखो अभी तक हम लोग कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सम्स वाला चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। नेक्स्ट क्लास इसको करने के बाद नेक्स्ट जब चैप्टर होगा टैक्सेशन का, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरीज लंबा चैप्टर है, और कॉस्टिंग का भी स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स है, तो वो सब भी सम्स वाला ही पोर्शन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। याद रखना है क्लास 11 कॉस्टिंग का यूनिट 1 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स चैप्टर है। थ्योरी रहने वाला ये चैप्टर बार बार बता दे रहे, ठीक है। और सेकेंड सेमेस्टर में ये आएगा, और नॉन MCQ, इसमें से MCQ आने वाला नहीं है, ये मत सोचना MCQ आ जाएगा। ठीक है, ये नॉन MCQ पेपर है। लो तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसमें है बिन कार्ड का डेफिनेशन एंड नेसेसिटी, स्टोर्स लेजर का डेफिनेशन एंड नेसेसिटी, सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। ये 3 चीज़ आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। देख लीजिएगा जिसके पास हम ये वाला बुक फॉलो करते हैं, ये वाला बुक हम लोग का है। ठीक है, तो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का आप लोग के पास भी जो भी बुक होगा कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस चेक कर लें, जब पढ़ेंगे ना तो देखना सिलेबस रहता है स्टार्टिंग में, तो ये सिलेबस में क्या क्या है नहीं है उसको हिसाब से पढ़ाई करेंगे, चाहे बुक कोई सा भी रहे, इट डजेंट मैटर। तो ये जो चैप्टर है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल से आपको क्या क्या पढ़ना है, बिन कार्ड का डेफिनेशन एंड नेसेसिटी, स्टोर्स लेजर का डेफिनेशन एंड नेसेसिटी, सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स 2 तरह का होता है, ये पहले ही बता दिए। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल्स होता है। डायरेक्ट मटेरियल्स का मतलब होता है सर वो मटेरियल्स जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में हेल्प किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाने के लिए, टी शर्ट बनाने के लिए, अगर आप टी शर्ट बना रहे हैं तो उसमें जो कपड़ा क्लॉथ का जो खर्चा रहेगा वो होगा डायरेक्ट मटेरियल, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, वो मटेरियल जो प्रोडक्ट में बनाने में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेता है। जैसे कि मान लो एक बड़ा मशीन है जिसमें कपड़ा तैयार हो रहा है, अब वो मशीन में ऑयल डाल रहे हैं ताकि मशीन स्मूथली चले, तो वो ऑयल भी तो मटेरियल हो गया। बट ये कौन सा मटेरियल हुआ है, ये कौन सा मटेरियल हुआ है, ये हो गया है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, चलो अब आते हैं स्टोर्स और स्टोरिंग ऑफ मटेरियल या स्टोर कीपिंग। क्या मतलब है सर स्टोर कीपिंग? देखो ये सिलेबस के स्कोप में नहीं है, हम जब पढ़ा देंगे तो हम तुम लोगों को बता देंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इसमें से आपको पढ़ना है। स्टोरिंग, लेकिन ये सब समझना पड़ेगा। देखो सिलेबस के स्कोप में नहीं है, सिलेबस में 3 ही चीज़ है, बिन कार्ड, स्टोर्स लेजर, डेफिनेशन और नेसेसिटी, ये दोनों का, और फिर सेंट्रलाइज्ड स्टोर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर्स, बस इतना ही चीज़ है। बट रीज़न ये है ना कि ये सब का भी मीनिंग आपको जान के रखना अच्छा है। एंड क्योंकि क्लास 11 का जो पेपर है वो तो स्कूल में ही बनेगा, स्कूल का टीचर ही बनाएगा, तो देर आर हायर चांसेस ऐसे भी हो सकता है कि बहुत सारे टीचर सिलेबस को नहीं देखे, बुक देख के क्वेश्चन बनाए। बहुत सारे टीचर लोग सिलेबस देख के नहीं बनाता, बुक देख के क्वेश्चन बना देते हैं। तो क्लास 11 के एक फिक्स पैटर्न भी नहीं होगा क्वेश्चन बनाने का, हर स्कूल का टीचर अपने हिसाब से बनाएगा। हाँ, अगर ये आपका 12 रहता है, 12 के लिए जैसे अभी से हम तुम लोग का स्टडी मैट प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 12 का, सेमेस्टर 1 और 3 और 4 का, क्योंकि उसमें एक फिक्स पैटर्न में ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो स्टोरिंग ऑफ मटेरियल और स्टोर कीपिंग, क्या मतलब है स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स का? स्टोरिंग ऑफ मटेरियल और स्टोर कीपिंग इज द फंक्शन ऑफ रिसीविंग मटेरियल, स्टोरिंग देम एंड इशूइंग देम टू वर्कशॉप। स्टोरिंग ऑफ मटेरियल्स का मतलब होता है कि मटेरियल को रिसीव करना,
मटेरियल को स्टोर करना और जब ज़रूरत पड़ेगा उसको इशू करना। इसको ही, इस पूरे फंक्शन को बोलते हैं स्टोरिंग ऑफ मटेरियल या स्टोर कीपिंग। देखो स्टोर कीपर का काम क्या रहता है, स्टोर कीपर का तुमको नौकरी लगा, मान लो जॉब लगा, तो मटेरियल आएगा, बड़ा बड़ा जो कारखाना रहता है वो लोग क्या, जब ज़रूरत पड़ता है तब सामान लाता है, पहले से उन लोग के पास ला के रखा हुआ रहता है। फैक्ट्री में बाद में लगेगा, इंडस्ट्री में बाद में लगेगा, लेकिन उन लोग का गोडाउन में, स्टोर हाउस में स्टोर कीपर रखेगा, स्टोर कीपिंग में रहेगा। तो स्टोर कीपर का काम है मटेरियल जो परचेज होके आ रहा है उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करके रखना और जब ज़रूरत पड़ेगा उसको इशू करवाना। इसी को बोलते हैं स्टोर कीपिंग। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या मतलब है? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का, द सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का क्या मतलब है? परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल in which all matters related to material, that is purchase, issue and returns, balance, shortage are recorded in the books and maintained in the stores and accounts department in a continuous manner all throughout the year is called perpetual inventory system। अगर हिंदी में बोले तो नॉर्मल लैंग्वेज में परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब होता है पूरा साल में जो मटेरियल परचेज होके आ रहा है, जो स्टोर हो रहा है, जो रिटर्न हो रहा है, जो शॉर्टेज हो जा रहा है, ये सब जो रिकॉर्ड करते हैं हम पूरा साल के दौरान में, इसको ही क्या बोलते हैं सर? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं सर? परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में दो चीज़ आता है, एक आता है बिन कार्ड, इट कंसिस्ट ऑफ बिन कार्ड जो कि स्टोर्स डिपार्टमेंट में रहता है, और फिर आता है स्टोर्स लेजर जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में रहता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में दो आइटम क्या है? बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। बिन कार्ड कहाँ पे रहेगा भाई? स्टोर्स डिपार्टमेंट में। स्टोर्स लेजर कहाँ पे रहेगा भाई? अब ये नहीं, स्टोर्स लेजर तो स्टोर डिपार्टमेंट लिख दिए, नहीं, स्टोर्स लेजर कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बिन कार्ड जो है वो स्टोर्स डिपार्टमेंट में रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बिन कार्ड एंड स्टोर्स लेजर। सर क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर को प्रिपेयर करने के लिए? आपको चाहिए गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, GRN नंबर बोलते हैं। स्टोर्स रिक्विजिशन नोट नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं SRN। मटीरियल्स रिटर्न नोट और मटीरियल्स ट्रांसफर नोट। ये सब आइटम, ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तभी आप बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर प्रिपेयर करेंगे। गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, आपके स्टोर हाउस में माल घुसा तो एक नोट रहता है, उसमें नोट नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोट नंबर 15 माल आया, हाँ नोट नंबर 15 का इतना माल आया, इतना क्वांटिटी में, इतना रेट में। तो जब भी माल अंदर आएगा तो GRN नंबर लिखा जाएगा, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर, हम रिसीव किए। उसी तरह स्टोर्स रिक्विजिशन नोट नंबर या मटीरियल इशू रिक्विजिशन, जब भी माल बाहर जाएगा तो SRN नोट नंबर इशू होगा, अंदर आएगा तो, बाहर जाएगा तो SRN, रिटर्न होगा तो मटीरियल्स रिटर्न नोट, माल रिटर्न हो जा रहा है, ठीक है। और जब ट्रांसफर किया जाएगा तो मटीरियल्स ट्रांसफर नोट। अब देखो ये फॉर्मेट है GRN का, देख रहे हो, सप्लायर कहाँ से माल आया, कौन सा माल आया, कब आया, कितना क्वांटिटी है, बिल का नंबर क्या है, इनवॉइस कब का है, डेट है, क्या अमाउंट है, रेट क्या है, अमाउंट क्या है, एवरीथिंग देख रहे हो बिल की तरह। गुड्स रिसीव नोट नंबर जब आया है ये सब। SRN देखो, माल जब जा रहा है तो क्वांटिटी, कितना नंबर माल गया है, कितना वेट का गया है, डिस्क्रिप्शन क्या है, माल का कोड क्या है, कितना रेट वाला था, क्या अमाउंट हुआ, ये सब रहेगा, साइन वाइन किया हुआ रहेगा पूरा। समझ में आ रहा है? उसी तरह देखो मटेरियल रिटर्न नोट नंबर, अगर रिटर्न हो रहे हैं तो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, मटेरियल रिटर्न नोट नंबर। डिस्क्रिप्शन, रीज़न फॉर रिटर्न, क्यों रिटर्न कर रहे हैं भैया बताइए, कितना नंबर है, कितना क्वांटिटी है, यूनिट कितना है, वेट कितना है, रेट क्या है, वैल्यू क्या है इसका, जो रिटर्न करे साइन करो। मटेरियल्स ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र का मतलब होता है ना जब एक डिपार्टमेंट से दूसरा, इंटर डिपार्टमेंटल गुड्स यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स सरप्लस मटेरियल रिलेटिंग टू वन जॉब इज ट्रांसफर टू अनदर जॉब। मतलब क्या है, मान लो
पेपर का काम जो है वो परचेज डिपार्टमेंट में भी है, सेल डिपार्टमेंट में भी है। अब पेपर बहुत ज़्यादा परचेज डिपार्टमेंट में लाइक कर रहा है, उसको सेल डिपार्टमेंट में भेज दिए, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसफ़र भी होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट। तो देखो ट्रांसफ़र का ये फोलियो, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, कितना क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या वैल्यू है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? ये सब रियल मतलब जो काम करता है ना स्टोर कीपर का, उन लोग में रियल में रहता है। अगर किसी का जान पहचान में करता होगा तो उससे पूछना, वो लोग डिटेल में बताएगा कि हाँ ऐसा रहता है। देखो ना गल्फ का जॉब आता है, जॉब इन दुबई, स्टोर कीपर, तो यही सब काम रहता है। क्लियर हो गया पॉइंट? सीख लो, अगर 12 के बाद जॉब वॉब लगेगा दुबई में स्टोर कीपर का, चले आओगे। बिन कार्ड, सर बिन कार्ड का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय बिन कार्ड? बिन कार्ड क्या होता है बताइए। बिन कार्ड इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स, इशूज एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द आइटम्स स्टोर्स। Each receipt, issue or return is recorded on bin card in a chronological order and the latest balance is shown after each receipt and issue. Each item is accompanied by a separate bin card. These cards are maintained by the storekeeper. Storekeeper maintain करता है। देखो bin card क्या है, ये देख रहे हो, ये हम लोग बनाएंगे, ये देख रहे हो ना, ये इसके ऊपर सम्स है। नेक्स्ट चैप्टर में लीफो फीफो हम लोग इसके ऊपर सम्स भी करेंगे। बिन कार्ड एक कार्ड है जिसमें क्या रिकॉर्ड होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, इश्यूज ऑफ मटेरियल, रिटर्न्स ऑफ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स, और हर परचेज और इशू के बाद क्लोजिंग बैलेंस शो किया जाता है। ये पूरा सिस्टम को बोला जाता है बिन कार्ड। स्टोर कीपर के पास ये रहता है। गुड्स रिसीट, देखो रिसीट कॉलम है, रिसीव होगा तो यहाँ लिखाएगा। इशूज कॉलम, इशू होगा तो यहाँ लिखाएगा। बैलेंस जो बच जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो बिन कार्ड जो है ये एक सिस्टम है। बिन कार्ड एक सिस्टम है जो क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड रखता है परचेज का, जो अंदर आ रहा है मटेरियल, जो बाहर जा रहा है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर? कौन प्रिपेयर करता है? स्टोर कीपर मेंटेन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग ऑफ बिन कार्ड क्या इंपॉर्टेंट? डेफिनेशन, क्योंकि ये सिलेबस के स्कोप में है ना। सर नेक्स्ट आते हैं नेसेसिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी सिलेबस के स्कोप में। क्या ज़रूरत सर बिन कार्ड बनाने का? पहला, रिकॉर्ड ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। बड़ा बड़ा कंपनी में तुम चोरी कर लिए तो, मान लेके कोई चला गया तो वॉल्यूम ऑफ स्टॉक का रिकॉर्ड रहता है कि भाई कितना क्वांटिटी में स्टॉक मेरे पास प्रेजेंट है। दूसरा, इंक्वायरी फॉर डिस्क्रिपेंसीज। मेरा रिकॉर्ड में है भाई 10,000 kg माल है मेरे पास, गोडाउन में तो देख रहे हैं कि 9,500 kg ही है, 500 कम क्यों है? इंक्वायरी होगा। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है डिफरेंस, एक्चुअल में और रिकॉर्डेड में कुछ डिफरेंस है तो इंक्वायरी होगा। हेल्प टू टेक डिसीजन ऑन रीपरचेज। देखो बिन कार्ड देख के हमको लगता है कि अरे यार इसमें तो है अभी इतना क्वांटिटी माल है, क्लोजिंग बैलेंस इतना है, अभी परचेज करने का ज़रूरत नहीं है। अरे माल बहुत कम हो गया है, चलो जल्दी से जल्दी परचेज करते हैं। तो रीपरचेज करना है या नहीं करना है, इसका इंफॉर्मेशन देता है बिन कार्ड। स्टोर कीपिंग में हेल्प करता है, रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है। बिन कार्ड में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख ऐसे करके रिकॉर्ड होता है। इन्वेंट्री सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। टू बिन सिस्टम, ऐसे सिलेबस में तो है नहीं ये वाला पोर्शन, फिर भी ये कर लेना है। टू बिन सिस्टम में क्या होता है ना, 2 सेट्स ऑफ बिन कार्ड रिकॉर्ड बिन्स रहते हैं। इसमें एक फर्स्ट बिन रहता है जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज रिकॉर्ड होता है, और एक होता है सेकंड बिन या रिजर्व बिन जिसमें मिनिमम स्टॉक रिकॉर्ड होता है। मिनिमम स्टॉक का क्या मतलब है? अच्छा देखो, मान लो तुम्हारे कारखाना है, सब मान लो तुम्हारा मोदी दुकान है। अब मोदी दुकान में तुम जब पूरा झाड़ू मार के पूरा सामान बेच दोगे तब दोबारा खरीद के लाओगे। मान लो तुम्हारे मोदी दुकान में आलू है, 50 kg आलू था, अब तुम जब पूरा 50 kg 0 kg हो जाएगा तब तुम खरीदोगे। तुम जैसे ही देखोगे कि भाई 50 kg घटते घटते 5 kg हो गया,
ए ऑर्डर दे दो, जल्दी से 50 kg आलू भेज दो, है ना। तो 50 kg वो तुम्हारा जो सामान आ रहा है उसमें से 5 kg जो है मिनिमम लेवल है, मिनिमम लेवल जैसे ही टच होगा तो वापस से ऑर्डर कर दोगे। तो जहाँ पे मिनिमम लेवल या मिनिमम स्टॉक रिकॉर्ड होता है उसको बोलते हैं रिजर्व बिन, ठीक है ना। स्टोर्स लेजर ये हम लोग का सम्स में रहेगा, ये हम लोग इसके ऊपर स्टोर्स लेजर का सम्स हम लोग बनाएंगे आगे। स्टोर्स लेजर का मतलब होता है द सेपरेट लेजर केप्ट इन दी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में एक डिपार्टमेंट में अलग से लेजर रहता है जहाँ पे क्वांटिटी भी रिकॉर्ड होता है और मनी वैल्यू भी रिकॉर्ड होता है, किसका, परचेस का, इशू का, ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। अब देखो ये बिन कार्ड के तरह ही है, बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड होता था। देखो बाबू बहुत सारे टाइम बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर तो सेम ही है। नहीं बाबू, बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर दोनों सेम नहीं है। बिन कार्ड में आप सिर्फ क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं इश्यूज का, रिसीट्स का और क्लोजिंग बैलेंस का, वेयर एज स्टोर्स लेजर में आप क्वांटिटी के साथ साथ उसका वैल्यूज भी रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का, रिसीट्स और इश्यूज, ये सब का क्वांटिटी भी रिकॉर्ड होता है स्टोर्स लेजर में और उसका वैल्यू भी रिकॉर्ड होता है। वेयर एज बिन कार्ड में आप उसका वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करते, आप सिर्फ ये सब चीज़ का क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर कोई बोले क्या डिफरेंस है बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में, तो बिन कार्ड में वी ओनली रिकॉर्ड द क्वांटिटी, वेयर एज इन स्टोर्स लेजर वी रिकॉर्ड क्वांटिटी अलॉन्ग विद द वैल्यूज। क्लियर हो गया पॉइंट, दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया। तो इसलिए देखो देख के दोनों लगभग सेम लगते हैं बट अलग है। क्या ऑब्जेक्टिव है सर स्टोर्स लेजर का? पहला तो क्वांटिटी और प्राइस दोनों फाइंड आउट करने में ये हेल्प करेगा। दूसरा वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का बताएगा कि आपके पास जो माल पड़ा हुआ है उसका वैल्यू क्या है मार्केट में। अकाउंटिंग में हेल्प करेगा, कितना का माल आ रहा है, कितना का जा रहा है, क्या वैल्यू का आ रहा है, जा रहा है। मटेरियल इशू का प्राइस फिक्स करने में हेल्प करेगा। इशू करेंगे, देखो खरीद रहे तो अलग अलग रेट में, मान लो इस दिन में कुछ और दाम में खरीदे, इस दिन में कुछ और दाम में खरीदे, तो जब बेचेंगे या इशू करेंगे तो कौन सा रेट का इशू होगा, ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और अदर इन्फॉर्मेशन भी देता है, सरप्लस मटेरियल को रिटर्न करने में, शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स को फाइंड आउट करने में, मेरा वैल्यू जो स्टॉक का वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सब फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है सर बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर का? तो देखो बोथ डॉक्यूमेंट्स दोनों जो है मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स का डॉक्यूमेंट है। मतलब माल एक जगह से दूसरा जगह जाएगा तो दोनों जगह रिकॉर्ड होगा, दोनों में ही आइटम्स स्टोर होता है और दोनों में सेम डॉक्यूमेंट चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो पहले हम यही बता दिए, बिन कार्ड स्टोर कीपर प्रिपेयर करता है, स्टोर्स लेजर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा। बिन कार्ड में सिर्फ हम लोग क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी भी रिकॉर्ड करेंगे और वैल्यू भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बिन कार्ड में अपीयर नहीं होता है, लेकिन स्टोर्स लेजर में अपीयर होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन जब स्टॉक का होता है, चेक किया जाता है कि सच में जो माल लिखा हुआ है वो है या नहीं है, तब बिन कार्ड को वेरीफाई किया जाता है। स्टोर्स लेजर के इसमें कोई रोल नहीं है। ये सब है 4-5 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने में बिन कार्ड का अकाउंटिंग में कोई काम नहीं है, स्टोर्स लेजर का अकाउंटिंग में काम है, क्योंकि इसमें वैल्यू रिकॉर्ड होता है। अब एक सवाल है सर, एक बात बोलिए यार, बिन कार्ड में क्वांटिटी रिकॉर्ड करे, स्टोर्स लेजर में सर क्वांटिटी भी रिकॉर्ड करे और वैल्यू भी रिकॉर्ड करे, तो स्टोर्स ही लेजर बनाते हैं ना, अलग से बिन कार्ड बनाने का क्या ज़रूरत है? हम तुमको बोले कि बाबू एक जगह में स्टूडेंट लोग का नाम लिखो, दूसरा जगह में स्टूडेंट लोग का नाम लिखो और क्लास लिखो, तो तुम बोलोगे नहीं यार क्या डबल मेहनत करा रहे सर। बोलिए ना, एक ही जगह में नाम और क्लास लिख दे रहे, एक जगह में बोल रहे आप नाम लिखिए, फिर बोल रहे नाम और क्लास दोनों लिखिए, तो 2 बार क्यों काम करवा रहे? तो ये तो थोड़ा समझने में गड़बड़ लग रहा है। तो वाई इज बिन कार्ड प्रिपेयर्ड व्हेन स्टोर्स लेजर इज देयर? क्यों सर, क्यों होता है ऐसे? बताओ, चलो पता करते हैं हम लोग।
Bin card are maintained in the stores department while stores ledger are maintained in the cost office. Maintenance of two documents act as a cross check on each other. देखो बिन कार्ड मेंटेन करता है कौन? स्टोर्स डिपार्टमेंट. स्टोर्स लेजर मेंटेन करता है कॉस्ट डिपार्टमेंट. दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं. तो एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं. अगर एक ही आदमी के हाथ में दोनों पावर दे देंगे कि तुम क्वांटिटी भी तुम ही रिकॉर्ड करो, वैल्यू भी तुम ही रिकॉर्ड करो, हायर चांसेस है क्या? फ्रॉड होने का, एरर होने का. लेकिन बिन कार्ड और स्टोर लेजर दो अलग अलग डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो इससे क्या होगा? दोनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं. अब देखो स्टोर कीपर रिस्पॉन्सिबल है स्टोर्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उसके पास स्टॉक का रिकॉर्ड है. स्टोर्स लेजर इज नॉट केप्ट अप टू डेट बिकॉज ट्रांजैक्शन पोस्ट किया जाता है बहुत दिन बाद, लेकिन बिन कार्ड में साथ साथ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाता है. ठीक है, और इसको और पढ़ने का जरूरत है. रिकंसिलिएशन, डिसक्रिपेंसीज, अच्छा बात है. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टोर्स डिपार्टमेंट. लोकेशन ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट और स्टोर्स कितना तरह का है? देखो, एक है सेंट्रलाइज स्टोर है, दूसरा है डिसेंट्रलाइज स्टोर्स. सेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है? डिसेंट्रलाइज स्टोर क्या होता है? सेंट्रलाइज स्टोर्स का मतलब होता है स्टोर्स सिचुएटेड इन अ सेंट्रल प्लेस विथ ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट. मतलब वो स्टोर जो ऐसे जगह लोकेटेड है जो हर डिपार्टमेंट से वो इक्वल डिस्टेंस में है, उस टाइप ऑफ स्टोर को बोलेंगे सेंट्रलाइज स्टोर्स. ठीक है, जितना भी मटेरियल है सब वहीं पे रखा जाता है. इसका अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है. एडवांटेज ये बेटर कंट्रोल रहेगा. सब स्टोर्स अगर सब सामान एक ही जगह में रहेगा तो बेटर लेआउट रहेगा, इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, मेंटेन करने का कॉस्ट कम रहेगा, कम स्टाफ में काम चल जाएगा. डिसएडवांटेज, सर अगर आग लगा, कुछ गड़बड़ हुआ है तो पूरा का पूरा माल गायब. डिले होता है बहुत सारा टाइम डिस्टेंस के वजह से, क्योंकि सब डिपार्टमेंट से वो दूर है. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा देते हैं. डिसेंट्रलाइज स्टोर्स का मतलब होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के पास स्टोर है. परचेज डिपार्टमेंट का स्टोर परचेज डिपार्टमेंट के पास है, सेल्स का स्टोर सेल्स डिपार्टमेंट के पास है. तो अलग अलग डिपार्टमेंट के पास में ही उसका स्टोर्स है, और उसका उस डिपार्टमेंट का मटेरियल जो है उसी स्टोर में स्टोर हो रहा है. अब इसका एडवांटेज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, मटेरियल ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता है, जल्दी ट्रांसफर हो जाता है. डिसएडवांटेजेस ये है कॉस्टली हो जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टोर बनाना. ठीक है, स्टॉकअप करना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट का मटेरियल. कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाएगा, अलग अलग लोगों को एम्प्लॉय करना होगा. ठीक है ना, तो ये सब क्या है? इसका डिसएडवांटेजेस है. क्लियर हो गया पॉइंट? तो सेंट्रलाइज का मतलब होता है, देखो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग डिपार्टमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये अलग अलग डिपार्टमेंट का स्टोर ऐसे जगह सिचुएटेड है जो हर डिपार्टमेंट में इक्वल डिस्टेंस पे है. सेंट्रलाइज स्टोर, सब डिपार्टमेंट का सामान यहीं पे रखा हुआ है. अब आते हैं डिसेंट्रलाइज स्टोर. सर डिसेंट्रलाइज स्टोर का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज स्टोर का मतलब है जहां डिपार्टमेंट है उसी के बगल में स्टोर है, और वही स्टोर में उस डिपार्टमेंट का सब मटेरियल्स रखा जा रहा है. अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग स्टोर. सेंट्रलाइज में हर डिपार्टमेंट का एक स्टोर जो सेंट्रली लोकेटेड है. ये है दोनों के बीच में डिफरेंस. होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. कोई डिफिकल्टी नहीं ना? चलो, तो ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है. पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है. जो क्वेश्चन हम आप लोग को दिए उसका आंसर बुक में ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा. नहीं मिलेगा तो फिर तो हम हैं. ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर को हम लोग, हाँ ठीक है, फ़ोटो भेज देंगे इसका. ये चैप्टर को हम लोग यहीं पे करते हैं कंप्लीट. अगर कुछ डाउट है तो हमसे पूछ लेना. देखो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को पढ़ना क्या है? बिन कार्ड का डेफिनेशन और उसका नेसेसिटी, स्टोर लेजर का डेफिनेशन उसका नेसेसिटी, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्टोर मीनिंग और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ये सिलेबस के हिसाब से.
अब इसके बाहर अगर कोई टीचर क्वेश्चन सेट कर सकता है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि भाई अलग अलग स्कूल का अलग अलग टीचर लोग पेपर सेट करने वाला है, ठीक है। बोर्ड्स का रहता तो हम गारंटी एक दे सकते थे कि नहीं बाबू इतना ही आएगा, हम इतना ही पढ़ाते, बट अब बुक इसीलिए पढ़ाए क्योंकि अलग अलग स्कूल के टीचर लोग अलग अलग हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना।